एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। बच्चों, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ठीक, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है यही बताना है। तो पहले हम लिखेंगे कि वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज F equal to G m1 m2 upon r square, where G equal to gravitational constant, m1 and m2 mass of two bodies, r equal to डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहां पर हम इसको मान लेते हैं, ये हमारी है इक्वेशन 1। अब यहां पर इस नए फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, जब यहां पर डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या करना है, हमको हाफ करना है। तो यहां पर जब डिस्टेंस हाफ हुई तो हमारा जो न्यू फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या हो जाएगा यही बताना है। तो हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, जहां पर आप देखेंगे तो ये होने वाला है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, विच इज, ये क्या बन रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिखोगे 4f। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये अब बन गया है पुराने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का 4 टाइम्स आया हमारा दिस f डैश, विच इज द न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपने यहां पे क्या कंक्लूड करेंगे, व्हेन द डिस्टेंस becomes half, the new force of gravitation between the two bodies is 4 times of the previous force of gravitation। ठीक है, बात हो गई क्लियर। इस क्वेश्चन में जो बताना था वो हमने बता दिया, दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चेंज बाय 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। ठीक है, हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, टोटली सॉल्व हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रपोर्शन टू देयर मासेस, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन है, तो हम पहले समझ लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फॉल हो रहा है। जब ये फॉल होगा तो यहाँ पर क्या लगता है, अर्थ की ग्रेविटी लगती है, जिसके कारण वो नीचे फॉल होता है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, इस एसिलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि अर्थ क्या लगा रही होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोल देते हैं क्या, ग्रेविटी, और इसके कारण जो एसिलरेशन है वो बन जाता है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल, यही बोलते हैं। अब यहाँ पर ये कब पॉसिबल होती है, जब ये जो यहाँ पर जो हवा के कारण जो फोर्स लगे, दैट इज एयर रेजिस्टेंस, वो क्या हो, वो नहीं हो, जीरो हो, नेग्लिजिबल हो। ठीक है, अगर यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस रहता है तब जो फोर्स नीचे लग रहा है, और एयर, इसका काम क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस का उसका काम होगा कि वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी। जब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तभी यहाँ पर फ्री फॉल की कंडीशन आएगी।
ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हर ऑब्जेक्ट का वो मासेस के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो अगर हैवी है तो वो क्यों फास्टर नहीं गिरता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस द ऑब्जेक्ट्स fall from the top with a constant acceleration which is known as acceleration due to gravity g, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ी हुई है आपने। कौन सी कंडीशन है ये, फ्री फॉल की कंडीशन है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जब ऑब्जेक्ट गिर रहा है टॉप से तो उसके पास क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जिसको हमने नाम दे दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है 9.8 है। ठीक, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा दैट इज दिस वन, तो ये अगर मासेस के प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पर ये क्यों हैवी ऑब्जेक्ट तेजी से नहीं गिर रहा है, क्योंकि जो हमारा जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होता है दिस। यहाँ पर इसको कोई भी ऑब्जेक्ट के मास से फर्क नहीं पड़ने वाला, जो स्मॉल एम आएगा यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे फिर द वैल्यू ऑफ जी does not depends on the mass of the object, therefore heavier object does not fall faster than a light object provided there is no air रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस आ गया तो क्या यहाँ पर ये कंडीशन पॉसिबल होगी, फ्री फॉल की नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर हम तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगी जब हमारा एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। बात हुई क्लियर, हमने पूरा आंसर भी लिख दिया, आपको भी आ गया समझ में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। हियर द मास ऑफ द अर्थ इज गिवन टू यू दैट इज 6 × 10⁻24 kg एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो पहले हमारा काम होगा अपने गिवन पोर्शन को लिखना। तो गिवन की बात करें तो गिवन में है आपके पास मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज 1 kg, मान लेते हैं ये हमारा m1 है। देन मास ऑफ अर्थ m2 कितना दिया गया है 6 × 10⁻24 kg। देन रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन, ये क्या हो जाएगा r। देन आपको कैलकुलेट क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आपको क्या पता है, आपको फॉर्मूला पता है इसका। तो आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स is F equal to G m1 m2 upon r square। ठीक है, where G equal to gravitational constant
जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 यही होती है। अब जी पता चल चुका है, पता ही होगा, पढ़ा भी होगा। m1 आपको पता है, m2 पता है, r पता है, तो क्या हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे F इक्वल टू जी की जगह क्या रखोगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। फिर आप क्या करोगे मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू कितनी है 1, m2 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, यही होगा। अब क्या करना है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 9.8 न्यूटन। तो क्या आपने इस आंसर की जो डिमांड थी वो फुलफिल कर दी? बिल्कुल। तो आप लिखोगे द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल force between earth and object is 9.8 न्यूटन। यहाँ पर जो हमारा फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट हमने कर लिया है कैलकुलेट। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया है प्रॉपर सॉल्व। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कि अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ? व्हाई? हम मान लेते हैं ये रही हमारी अर्थ एंड ये रहा मून। यहाँ पर इसके पास जो फोर्स है, यहाँ पर फोर्स है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है या फिर ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हाट इज दिस? इक्वल एंड अपोजिट। क्या होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो चाहे अर्थ अट्रैक्ट करे मून को या मून अट्रैक्ट करे अर्थ को, तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा बट अपोजिट रहेगा। कहाँ से रहेगा? क्योंकि हमने पढ़ा है देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, कहाँ से पढ़ा था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा था। तो आप यहां पर लिखेंगे एज पर द थर्ड लॉ ऑफ motion the earth attracts the moon with a force is equal and opposite to the moon attracts द अर्थ। बात हुई क्लियर? क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर अप्लाई होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट द फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया है? सॉल्व हो गया है। तो देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ Why does the earth not move towards the moon? ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज किसी को अट्रैक्ट करती है तो उसके पास खींची चली जाती है, यही पढ़ा है ना। बट यहाँ पर क्यों नहीं होता है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना है कि एक्सपेरिमेंट याद रखना है जो आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, कि जब स्टोन को किसी थ्रेड से बांध के ऐसे राउंड करते हैं तो वैसे से राउंड करता है। अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो पास में क्यों नहीं जा रहा है, यही क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके समझिए कि ये रही हमारी अर्थ, बहुत छोटा बनाया है, ये रहा मून। ये मून क्या करता है? अर्थ के अराउंड मूव करता है। अगर ये मून अगर अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है तो ये अर्थ खिसक के उधर क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि यहां पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होगा?
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड होंगे। आप कहोगे मैम फोर्स कहाँ से आया, तो फोर्स क्या आ रहा है, सेंटर पर लगेगा। कौन सा लगता है सेंटर पर, सेंट्रीपेटल फोर्स। उसी के अपोजिट में हमारा मून लगाएगा कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। और इसी कारण से, इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से ये जो मून है ये एक अर्थ के चक्कर लगा रहा होता है। बात हुई क्लियर। काफी सारी बुक्स में क्या दिया गया है, दैट F इक्वल टू एम ए, वेयर मास जो है अर्थ का वो ज्यादा है तो क्या एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, इसीलिए ये रीजन दिया गया है। बट आपको क्या रीजन लिखना है, ये रीजन लिखना है। आप यहाँ पे लिखोगे एज पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इक्वल अपोजिट कौन सा फोर्स है, दैट इन सेंटर देयर इज फोर्स विच इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स, एंड उसी के इक्वल में कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। बात हुई क्लियर। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया सॉल्व। आपको क्या याद रखना है, बस फोर्स इक्वल टू एम ए वाला रीजन यहाँ पर नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं जिसके कारण मून उसके अराउंड पर मूव कर रहा है, ये वाला रीजन लिखना है। बात हुई क्लियर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ, फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि जब मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एंड सेकंड में है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, एंड थर्ड में है मासेस ऑफ द बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। ठीक है, तो पहले हम एक जनरल लिखेंगे दैट वी नो दैट फोर्स बिटवीन द two objects is F equal to G m1 m2 upon r square। ठीक है, where G इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 एंड m2 क्या है, masses of टू ऑब्जेक्ट, आर इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं पहली कंडीशन जिसमें क्या बोला गया है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल्ड। मान लेते हैं कि जो m1 है उसका मास हो गया है ट्वाइस, तो यहां पर आप लिख दोगे ट्वाइस ऑफ m1, m2 ही रहा, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, G m1 की जगह पर आ जाएगा ट्वाइस m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर क्या होने वाला है, 2G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मान लेते हैं ये जो फोर्स है इसको हमने ले लिया F डैश, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है तो फोर्स हमने F डैश ले लिया। इसको देख के क्या दिखेगा हमको कि ये तो हमारा F है, आप मान लो इसको इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 F डैश क्या होने वाला है, ट्वाइस ऑफ F होने वाला है। तो यहाँ पर जो फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डबल्ड, तो F डैश इक्वल टू ट्वाइस F हो गया है। अब क्या देखेंगे इसकी सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि डिस्टेंस को पहले डबल्ड करना है और एक बार डिस्टेंस हमें ट्रिपल्ड करना है। ठीक है, अब फिर से फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, अभी इसको माना था हमने इक्वेशन 1, तो जब डिस्टेंस डबल्ड होगी तब हमारा F डैश क्या होने वाला है, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल, दैट इज ट्वाइस ऑफ r, तो ट्वाइस ऑफ r का स्क्वायर। यहाँ पर F डैश हो जाएगा G m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। यहां से देख के आपको क्या दिखेगा कि ये फ्रॉम इक्वेशन 1 F डैश इक्वल टू F अपॉन 4 यही होगा। तो यहां पर क्या आ गया, आपका फोर्स में क्या चेंजेस होंगे, दैट इट बिकम 1/4 ऑफ फोर्स।
ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड इट विल बिकम 1/4 ऑफ एफ। ठीक है, अब बात करेगा ट्रिपल्ड की। ठीक है, अब आर क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ डैश क्या हो जाएगा, g m1 m2 अपॉन 3r स्क्वायर विच इज g m1 m2 अपॉन 9r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 f अपॉन 9। तो जब हमारी डिस्टेंस ट्रिपल्ड हुई हमारे फोर्स क्या हो गया, 1/9 f हो गया। हमारी फोर्स क्या हो गई, 1/9 हो गई है। ठीक है, बात हुई क्लियर। जब डबल थी तो 1/4 हो गई है फोर्स, जब ट्रिपल्ड हुई तो 1/9 हो गई है। ठीक है, आप क्या देखेंगे, इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड में अगर आप देखोगे तो बोला गया है कि मास जो दोनों ऑब्जेक्ट का है वो डबल्ड करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर m1 भी क्या हो गया है, ट्वाइस ऑफ m1 और m2 भी क्या हो गया है, ट्वाइस ऑफ m2। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब डबल हो जाएंगे मासेस तो ट्वाइस ऑफ m1 ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन r स्क्वायर विच इज 4 टाइम्स g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर विच इज 4f। तो आपका f डैश क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा फोर्स। तो जब हमारे मासेस दोनों डबल्ड हो जाएंगे तो हमारा फोर्स क्या होने वाला है, 4 टाइम्स होने वाला है। बात हो गई क्लियर। इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट कर लिए सॉल्व। हमें जो फोर्स बताना था, क्या फर्क पड़ता है फोर्स का इन डिफरेंट कंडीशंस पे, वो हमने बता दिया। तो टारगेट हमने अचीव कर लिया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर पहले आपको इंपॉर्टेंस की बात करनी है तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप कहोगे मैम मुझे तो पता है, तो मुझे भी पता है कि आपको पता है, बट मेरा काम है यहाँ पे आपको रिकॉल कराना। दैट इज, ये कहता है, स्टेट्स दैट एवरी अदर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, बहुत सारे फिनोमेना हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस को शो करते हैं। फर्स्ट फिनोमेना की अगर बात करें तो वो हो सकता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाइंड अस टू द अर्थ और ग्राउंड। अगर आज हम इतने प्रॉपरली खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, तो पहला हो गया। दूसरा फिनोमेना कौन सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोशन ऑफ मून। क्या रहता है मोशन ऑफ मून, अराउंड द अर्थ। और थर्ड भी हो सकता है सिमिलरली मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के अराउंड ही तो रिवॉल्व करते हैं, आपने पढ़ा है सोलर सिस्टम। ठीक है, फिर फोर्थ वन क्या हो जाएगा, द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। टाइड्स का फॉर्मेशन क्यों होता है आपने पढ़ा है, दैट इज ड्यू टू मून एंड द सन। एंड हैवी टाइड्स वही फॉर्म्ड होती हैं जहां पर मून पुल करता है। ठीक है, बात हो गई क्लियर। यहां पर आपने ये पूरा पढ़ लिया, आपने इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। तो अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल।
ठीक है। अब फ्री फॉल की अगर बात करें, इसके नाम में क्या है, ये फ्री फॉल, इसको कोई भी टेंशन नहीं है, ये फ्री होके गिर रहा है। तो ये रहा कोई ऑब्जेक्ट जो कि फॉल होना है ग्राउंड पर। ठीक है, ये कब फ्री फॉल कंडीशन होती है वो आपको समझना है। तो यहाँ पर जब ये ग्राउंड पर गिर रहा होता है, क्यों गिरता है, क्योंकि ये ग्राउंड जो है वो अपना एक फोर्स देती है, वो होती है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप बोलते हो ग्रेविटी। ठीक है, एंड ये जो ग्रेविटी के कारण जब ये फॉल हो रहा होता है, तो इसमें जब फॉल होगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, ये जो एक्सीलरेशन है ये कांस्टेंट रहता है, और ये जो एक्सीलरेशन किसकी वजह से लग रहा होता है, इस ग्रेविटी के कारण लग रहा होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक्सीलरेशन को बोल देते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हुई क्लियर। अब ये कब फ्री फॉल होती है, जब यहाँ पर जो हवा का जो फोर्स है वो ना हो। ठीक, तो जो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है हम उसको क्या ले लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंस रहेगी तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लग जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी फ्री फॉल की कंडीशन नहीं रहेगी। यहाँ तक बात हुई क्लियर। अब जब ये एक्सीलरेट होकर नीचे गिर रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हर सेकेंड में, ऑब्जेक्ट जो है वो हर सेकेंड में क्या होगा, इंक्रीज होगा हर सेकंड में। तो इस वाले मोशन को हम कह देते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड में इंक्रीज होगी बाय 9.8 मीटर पर सेकंड। अब ये 9.8 कहाँ से आया है, इस जी से आया, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बात हो गई क्लियर। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ये भी याद रख लेना। तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू gravity which is constant 9.8 meter per second square when there is no air resistance। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, जो कंडीशन होगी फ्री फॉल की, दैट इज ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स वैल्यू इज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात हो गई क्लियर, कोई भी डाउट नहीं रहा, हमने पूरी सिचुएशन को भी समझ लिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, तो पहले हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है, अगर ये अर्थ है और इसके बीच में कोई फोर्स लगता है तो क्या कहते हैं उसको हम, कि इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी के कारण वो क्या हो जाता है, mg हो जाता है। पढ़ा है, सबने पढ़ा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट is known as weight of the object, which is product of mass of object and acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। इसका मतलब आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपने भी कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में सॉल्व। अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोस्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स।
He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold enough? और आपको if not why? रीजन आपको हिंट दी गई है, द वैल्यू ऑफ G इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट इक्वेटर। ठीक है, अब सबसे पहले बात किसकी हो रही है, वेट की हो रही है। तो वेट क्या होता है हमारा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हमने क्या देखा है कि अर्थ हमको लगता है वो है हमारा राउंड या फिर स्फेयर। ठीक है, बट एक्चुअल जो शेप होता है अर्थ का वो क्या होता है, जियोइड होता है। तो जब यहाँ पर ये शेप जो जियोइड हो जाता है तो जो रेडियस है अर्थ की वो क्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम, क्या लिखोगे आप, रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। मतलब रेडियस आपकी इंक्रीज होती है पोल से इक्वेटर तक। ठीक है, इतनी बात भी हो गई क्लियर। अब यहाँ पर क्या डाउट आएगा कि अब चलो रेडियस हो गई, जब रेडियस हो रही है और यहाँ पर आपको एक हिंट क्या दी है, दैट जो जी है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है, पोल्स पर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक, ये भी बात हो गई क्लियर। तो जब जी की वैल्यू ज्यादा है पोल्स पर, तो जब ये अमित गया कहाँ पर, पोल पर गया। ठीक है, पोल पर उसने जाके गोल्ड को मेजर करा और हम जानते हैं कि जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास तो हमने ले लिया कि ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो जब वो यहाँ पर गया पोल्स पर मेजर करने गया तो जो वेट निकला वो क्या निकला, ज्यादा निकला। अब उसी वेट को वो काउंट करके जब इक्वेटर पर आया अर्थ के, जहां पर उसको कौन मिलता है, उसका फ्रेंड मिलता है, तो उसने देखा कि जो वेट है वो तो कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो हमारा जी था पोल्स पर ज्यादा था, इसीलिए वेट में क्या आ गया, अंतर आ गया। Therefore, weight of gold at equator is less than that of weight of gold at poles. Therefore, his friend did not agree with the weight of gold. जब आपने समझ लिया कि ये क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है प्रॉपर लॉक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल्स स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। ठीक है, आप कोई भी एक शीट ऑफ पेपर लो और उसको बॉल में जब कन्वर्ट करोगे तो आप क्या देखोगे, जो सरफेस एरिया है किसका, शीट ऑफ पेपर का, जिसको आपने कन्वर्ट कर लिया है बॉल में, सरफेस एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सरफेस एरिया ऑफ बॉल। या आप कह सकते हो कि सरफेस एरिया ऑफ बॉल इज लेसर देन द सरफेस एरिया ऑफ प्लेन शीट ऑफ पेपर। ऑब्वियसली प्लेन शीट ऑफ पेपर का एरिया ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू क्रम्पल्ड बॉल से। जैसे ही आप ये देखोगे तो जो अपवर्ड फोर्स है एक्सर्टेड बाय एयर ऑन शीट ऑफ पेपर इज ग्रेटर देन force exerted by ball. Therefore, sheet of paper fall slower than ball. बात हुई क्लियर। क्या हो रहा है कि जैसे आपने शीट ऑफ पेपर को कन्वर्ट कर लिया है एक बॉल में, तो उसका सरफेस एरिया हो गया कम। जब सरफेस एरिया कम हो गया तो उसमें जो फोर्स भी एक्सर्ट होगा एयर के द्वारा चारों तरफ से, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शीट का ज़्यादा रहेगा। जब शीट पे ज़्यादा फोर्स रहेगा तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, गिरने की कम हो जाएगी। बात हो जानी चाहिए क्लियर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। क्लियर। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। गिवन है आपके पास
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m इक्वल टू 10 kg। ठीक है, और हमने एक पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, क्या पढ़ा हुआ है, दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अपॉन 6, और कह सकते हो 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अब अगर बात करें सिर्फ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ की, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर मास इज ऑलरेडी गिवन एंड जी की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से 10 इंटू 9.8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 98। यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन। तो आपने यहाँ पर वेट जो है ऑब्जेक्ट का अर्थ पर कितना है, 98 न्यूटन। अब अगर वही वेट अगर हम निकालेंगे कहाँ पर, मून पर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ पर है 98 अपॉन 6 विच इज 16.3 न्यूटन। तो क्या आपने इस क्वेश्चन में जो भी निकालना था, वेट निकालना था मून पर, अर्थ पर, आपने फाइंड कर लिया? बिल्कुल। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है पूरा सॉल्व। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है कि एक बॉल है जिसको आपको थ्रो करना है वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। देन यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं फिगर से। तो अगर ये मान लेते हैं ये रही हमारी बॉल, जिसको आप थ्रो करोगे एक वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पर जब थ्रो करने की वेलोसिटी आपको दी गई है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। तो एक स्पेसिफिक टाइम पर आकर जहाँ पर ये जिस हाइट पर पहुंचेगी वहां पर फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो रुकेगा ना। फिर ये जो हाइट है, यही हाइट आपको कैलकुलेट करनी है एंड ये वापस कितने टाइम में नीचे आ रहा है, फिर वो कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लिखेंगे हमारा गिवन। तो गिवन में आप लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विच इज रोटेड बाय यू इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड सिंस इट इज एन अपवर्ड मोशन, तो आपका जो g है वो क्या हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपवर्ड मोशन के लिए क्या होता है जी, हमारा नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर जब आपको कैलकुलेट करोगे फर्स्ट पार्ट में h आपको निकालना है, तो इसको कैसे निकालोगे, हमने पढ़ी हुई है लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में क्या था, आपने एक नॉर्मल इक्वेशन पढ़ी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, बट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर क्या है, ग्रेविटी है, क्योंकि अपवर्ड है। अंडर ग्रेविटी इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सीलरेशन हो जाएगा g और s हो जाएगा हाइट, जिस हाइट तक वो गया होगा। यहां पर आप देखोगे तो 0 माइनस 49 का स्क्वायर 2 इंटू अपवर्ड मोशन, इसलिए जी क्या होता है, नेगेटिव -9.8 इंटू एच आपको निकालना है। यहां से जब आप एच देखोगे तो ये आएगा 49 इंटू 49 अपॉन 9.8 इंटू 2। कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 16.3। किस में होगी, हमारी मीटर में होगी, क्योंकि हमारी हाइट किस में होती है, मीटर में होती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस इज 16.3 मीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पार्ट के लिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम। तो फिर से हम किसको रिकॉल करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
ऑफ मोशन, यहां पर भी अंडर ग्रेविटी, क्वेश्चन क्योंकि सेम ही है। जो अब हमें ऐसी इक्वेशन निकाली थी जहां पर टी हो, तो वो इक्वेशन कौन सी हो सकती है? फर्स्ट, दैट इज v इक्वल टू u प्लस जी टी, और जब नॉर्मल पढ़ते थे तो u प्लस ए टी होता था, तो यहाँ पर u प्लस जी टी हो जाएगा। v आपका 0 है, u आपका गिवन है 49, g आप जानते ही हैं 9.8, और टाइम आपको निकालना है। अब आप कहोगे मैम यहाँ टाइम नेगेटिव हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था जो g है हमारा, क्योंकि ये अपवर्ड मोशन है तो g हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा 49 अपॉन 9.8 माइनस 49 अपॉन माइनस 9.8, माइनस माइनस हो गया है कैंसिल। यहाँ से आपका आंसर आएगा इसका 5 सेकेंड। अब क्या दिमाग में आएगा कि टाइम तो हो गया कैलकुलेट, दैट मीन्स टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। नहीं, क्योंकि जब ये हमने टाइम निकाला है वो वाला टाइम है जितनी देर में वो यहाँ पहुंचा है, ऊपर पहुंचा है। टाइम कितनी देर में पहुंचा है? 5 सेकेंड में पहुंचा है। आप बोल दोगे टाइम ऑफ एसेंट इज 5 सेकेंड विच इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट 5 सेकेंड, मतलब पहुंचने का टाइम और आने का टाइम सेम है। तो आप लिखोगे हाउ एवर time of ascent equal to the time of descent। तो टोटल टाइम to return to the surface of earth कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 सेकेंड। अब जब आंसर आ गया दूसरे पार्ट का भी, पहला पार्ट भी हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन हो गया है प्रॉपर लॉक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे गिवन, स्टोन को रिलीज करा है तो आपका u क्या हो जाएगा? 0। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप से जैसे रिलीज किया u था 0, तो u हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। एंड आपको यहाँ पर हाइट दी गई है 19.6 मीटर। किसकी हाइट है? हाइट ऑफ द टावर है। आपको कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी विच इज v, आपको निकालना है। आप जानते हो यहाँ पर कि जो g होता है हमारा विच इज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि डाउनवर्ड ही मोशन है, अपवर्ड नहीं है। बात हुई क्लियर। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करें जहां पर h आए, u आए, v आए और g आए? तो यहाँ पर आप यूज करोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है, v आपको कैलकुलेट करना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो 0 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू h, आपको h भी गिवन है 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई 19.6। तो यहां से क्या हो जाएगा? 19.6 मल्टीप्लाई 19.6। कैसे? ये 19.6 हो गया। ये क्या आया है आपका? v स्क्वायर आया है 19.6 इंटू 19.6। मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि अब मुझे लेना है अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6 विच इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मेरी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई? बिल्कुल हो गई, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी किससे नोट होती है? v से होती है। तो आप लिख दोगे हैंस द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। सिर्फ क्या लॉजिक पता होना चाहिए, इक्वेशन कौन सी यूज करनी है ये समझ में आना चाहिए। ठीक, जी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये समझ में आना चाहिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, taking g equal to 10 meter per second square, find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone?
ठीक है। फिर से एक स्टोन है जिसको हमें कहाँ करना है, ऊपर की तरफ फेंकना है। तो इसमें आपको जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड और v हो जाता है आपका 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पर निकालोगे आप हाइट, ठीक है, फिर आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस और फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास गिवन है स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जिसमें आपके पास u गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड एंड v क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड एंड आपको बोला गया है कि आपको g लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि ये अपवर्ड मोशन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप कैलकुलेट करेंगे h, तो h कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v क्या है आपका 0 है, माइनस 40 स्क्वायर 2 इन मल्टीप्लाई माइनस 10 इंटू h। तो h क्या आने वाला है, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10। ये 0 से 0 गया जाएगा, ये 2 से गया, कितना आ गया 80 मीटर। क्या निकल आया आपका, आपका निकल आया मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन इज 80 मीटर। ठीक, अब अगर बात करें टोटल डिस्टेंस की, किसकी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, स्टोन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो पहले जो स्टोन है वो कहाँ पहुंचा है, कितनी हाइट तक पहुंचा है 80 मीटर तक, फिर वापस भी इसी हाइट से आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 प्लस 80 कितनी हो गई 160 मीटर। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 160 मीटर। कैसे आई कि आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है स्टोन ने कितना ट्रेवल किया। तो स्टोन चला जिस रास्ते से, फिर वो पहले 80 मीटर गया, फिर 80 मीटर वापस आया, यही हुई। ठीक, अब निकालना है आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी नेट डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकलेगा, अब वो गया ऊपर की तरफ 80 मीटर, फिर आया वो नीचे की तरफ, मतलब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है, जहां से वो चला वहीं पर आके तो मिला, तो मतलब यहां पर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है 0 हो जाएगा। और आप कह सकते हो कि वो ऊपर गया 80 मीटर, आया नीचे 80 मीटर, 80 माइनस 80, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, जहां था वहीं खड़ा है, वो कहीं मूव नहीं करा है। मैं यहां पर ही हूं, मैं कुछ भी करती रहूं, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट तो नहीं, मैं मूव तो नहीं करी हूं। ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन पर एक किसी पोजीशन पर पहुंचती हूं और वो कोई दूसरी पोजीशन है, तब तो मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होने के कारण यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है स्टोन का वो क्या रहेगा 0 रहेगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया है प्रॉपर सॉल्व और आपने भी कर लिया है सॉल्व। तो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे ही हो गए हैं आपको दिमाग में स्टोर। जैसा कि आप जानते ही हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट at learnohub.com। थैंक यू।